नमस्कार, सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के पाठ 10। एक कविता है, कविता का शीर्षक है भारत गौरव। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म सन 1886 में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि रही। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सरोकार पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज देखने को मिलती है। इसी कारण से राष्ट्र कवि से इन्हें संबोधित किया गया। इनकी प्रसिद्धि हुई। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंडों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य को चित्रित किया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का चित्रण भी किया है। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने भारत की धरती को पूरे विश्व भर में श्रेष्ठ बताया है। श्रेष्ठ और कहा है कि संसार में भारतवर्ष जो है वो सिरमौर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। और आर्यों के बारे में कहा है कि आर्य यहाँ के जो मूल निवासी की बात कही है, यहाँ के सबसे पुराने निवासी की बात कही है, उनकी महानता का वर्णन भी इस कविता में किया गया है। और कहा गया है कि आर्य जो थे वह कौशल में कला विद्या में अग्रणी थे। तो इन मैथिली शरण जी की इन पंक्तियों के इस कविता को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि अतीत में भारत कैसा था, वर्तमान में कैसा है और भविष्य की क्या दशाएं हैं। उनकी स्थितियों का वर्णन इस कविता में आपको देखने को मिलेगा। मैं मैथिली शरण की इन पंक्तियों को शुरू करता हूं। पंक्तियां हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहाँ है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं। मैथिली शरण गुप्त अपनी पंक्तियों के माध्यम से पूछते हैं कि भूलोक का गौरव, इस धरती का गौरव, इस पूरे धरती का गौरव प्रकृति की पुण्य लीला स्थल और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल जो क्रीड़ा जो भूमि है, यह इस विश्व में कहाँ है। फैला मनोहर गिर हिमाचल और गंगा जल जहां। और फिर उसके उत्तर में कहते हैं कि भारत क्या है, भारत गौरव है, भारत महान है। उसी को बताते हुए कहते हैं, फैला जहां मनोहर गिर हिमालय। मनोहर मतलब मन को हर लेने वाला, गिर का मतलब पहाड़, हिमालय पहाड़ के बारे में कहा है कि वह भूमि पूरी धरती में श्रेष्ठ है जहां पर हिमालय फैला हुआ है और जहां पर पवित्र गंगा नदी बहती है। भूलोक का गौरव प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहाँ है। फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां पर हिमालय फैला हुआ है, जहां पर पवित्र गंगा नदी बहती है, वही इस भूलोक का गौरव है। संपूर्ण देशों से अधिक किसी देश का उत्कर्ष है और पूरे संसार में, पूरी धरती पर संपूर्ण देश मतलब जितने भी देश हैं उन सब में सबसे उन्नति किस देश की है,
उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, वह भारतवर्ष है। पंक्तियों में कहा गया, एक बार पंक्तियों को मैं पुनः दोहराता हूं, संपूर्ण देशों, इसकी इन पंक्तियों की विशेषता यह है कि इनकी भाषा काफी सरल है। पंक्तियां हैं, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, मतलब इस पूरे संसार में जितने भी देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा उन्नति किसकी है, सबसे ज्यादा महान कौन है, ये प्रश्न इन पंक्तियों के माध्यम से पूछा है। उसका उत्तर अगली पंक्तियों में है। उत्तर में कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि उत्कर्ष किसका है, उत्कर्ष सबसे ज्यादा उत्कर्ष उस भूमि का है, उस ऋषि भूमि का है, उस ऋषि भूमि का है, वह स्थान उस ऋषि भूमि का है, सबसे ज्यादा उत्कर्ष, सबसे ज्यादा उन्नति उस भूमि की है, जहां जिस भूमि को ऋषि भूमि कहा जाता है, ऋषि भूमि भारतवर्ष को कहा जाता है, ऋषियों की भूमि भारतवर्ष कही जाती है। अगली पंक्तियां हैं, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर का मतलब है श्रेष्ठ या सरदार, तो इस संसार में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भारतवर्ष ही है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में और क्या और है, कि पुरातन का मतलब है प्राचीन, पुराना, तो भारतवर्ष जितना प्राचीन देश कोई और देश क्या संसार में है, नहीं है। एक बार पुनः पंक्तियों को दोहराता हूं, मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश और कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवान की भवभूतियों का यही प्रथम भंडार है, यानी कि कहते हैं भगवान की भवभूतियों से संसार तात्पर्य है संसार का वैभव, और मतलब कि तरह तरह की संपत्तियों का प्रथम भंडार जो है वह भारतवर्ष ही है। और इस सृष्टि की रचना करने वाले अर्थात ब्रह्मा ने सबसे पहले नर सृष्टि यही भारतवर्ष में ही की, मानवों का सृजन यही किया। इस पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हाँ यह बूढ़ा भारतवर्ष इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है, प्राचीन देशों में इसके मुकाबले कोई और देश नहीं है, सबसे प्राचीन देश भारतवर्ष ही है। और फिर कहते हैं कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार यह है, और विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। और फिर कहते हैं भगवान ने संसार के वैभव, संसार की विभिन्न नाना प्रकार की संपत्तियों का सबसे पहले स्थान इसी भारतवर्ष को बनाया। और कहते हैं ब्रह्मा यानी कि जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, संसार की रचना की है, उन्होंने सबसे पहले मानव की सृष्टि, मानव की रचना इसी भारतवर्ष में ही की, इसी सबसे प्राचीन भारतवर्ष में ही मानव की सृष्टि हुई। ब्रह्मा ने मानव की रचना इसी भारतवर्ष की पावन भूमि पर की। नेक्स्ट अगली पंक्तियां हैं कि अगली पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े। गुप्त जी कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व भर में प्रसिद्ध है, इस देश के निवासी आर्य हैं, इन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। यानी मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस संसार में सबसे पुराना देश जो है, सबसे प्राचीन देश जो है वह भारतवर्ष है, और इस भारतवर्ष के सबसे प्राचीन निवासी जो हैं वह आर्य हैं। आर्यों ने ही इस भारतवर्ष में इस संसार के सभी लोगों को विद्या कला कौशल का ज्ञान दिया। अंतिम दो पंक्तियां थी, संतान उनकी आज यद्यपि
हम अधोगति में पड़े। अधोगति का मतलब ये है दयनीय अवस्था में, दुर्गति कह सकते हैं। लिखते हैं कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। और मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं यद्यपि उन आर्यों की संतान आज बुरी दशा में है, उन आर्यों की दशा आज बहुत दयनीय है, उनकी दुर्दशा हो चुकी है, फिर भी उनके महान चरित्र के निशान आज भी भारत की पावन भूमि पर मिल जाते हैं। मैथिली सरल गुप्त ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया कि भारत पूरे विश्व भर में सबसे प्राचीन देश है और इसके निवासी आर्य हैं। आर्यों ने ही कला कौशल का ज्ञान पूरे विश्व भर को दिया। और कहते हैं कि आज उनकी संस्थानें, यद्यपि आज आर्यों की संतानें बुरी हालत में हैं, बुरी दशा में हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है, फिर भी ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल ही नष्ट हो चुके हैं। मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी भारतवर्ष की पावन भूमि पर मौजूद हैं। अगली पंक्तियां हैं, वे आर ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। मैथिली सरल जी फिर लिखते हैं, वे आर ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत की मोह की मदिरा कभी न पीते थे। संसार के उपकारित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से वे बैठ सकते थे कभी। पंक्तियों को दोबारा दोहराना चाहता हूं, वे आर ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी न पीते थे। संसार के उपकार हेतु जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि वे आर ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना न समझते थे। उन्होंने अपने जीवन को कभी अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने हमेशा दूसरों के हित के लिए ही कार्य किए। उन्होंने संसार के हित के बारे में सोचा, उन्होंने भारतवर्ष की उन्नति के बारे में सोचा, उन्होंने भारतवर्ष के जो वासी थे उनके बारे में, उनकी उन्नति के बारे में, उनके हित के बारे में सोचा उन्होंने। और फिर लिखते हैं, उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह न था और वे सिर्फ अपने लिए ही कार्य नहीं करते थे। उन्हें कभी अपने लिए मोह नहीं था, वह कोई भी कार्य हमेशा स्वार्थ पूर्वक नहीं करते थे, लोगों के हितों के लिए ही कार्य करते थे, संसार के हित के लिए ही उन्होंने कार्य किया। और लिखते हैं, वे संसार के उपकार के लिए कि आर्यों ने इस भारतवर्ष की पावन भूमि पर संसार के उपकार के लिए जन्म लिया। मैथिली सरल गुप्ती जी कहते हैं कि वे आर्य ही थे जिन्होंने संसार के उपकार के लिए इस भारतवर्ष की, इस भारत देश की पावन भूमि पर जन्म लिया। उन्होंने आर्यों ने हमेशा दूसरों के हित के लिए ही कार्य किया। और लिखते हैं, फिर आज यद्यपि उनकी दशा कुछ दयनीय है, उनकी दशा दयनीय अवश्य है, लेकिन आर्यों ने हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया। उन्होंने दूसरों के लिए ही जन्म लिया, इस संसार के हित के लिए इस पावन भूमि पर जन्म लिया। अंतिम पंक्ति है, निश्चेष्ट का मतलब है निष्क्रिय, चेष्टा रहित। कहते हैं, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते हैं कभी। और अंत में पंक्तियों के माध्यम से कभी मैथिली सरल गुप्त जी कहना चाहते हैं कि वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते हैं। वह कभी निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते, वह हमेशा आर्यों की संतान है। वे कहते हैं कि हम सब
भारतवासी आर्यों की संतानें हैं, हम सब भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। हम निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते, हम अपने समक्ष देश की दुर्गति नहीं देख सकते, हमसे देश की दुर्गति नहीं देखी जा सकती, हम चुप नहीं बैठ सकते। हम देश के हित के लिए, भारतवर्ष के हित के लिए, मानवता के हित के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे, हमेशा प्रयास करते रहेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त जी की अंतिम पंक्तियां थी। इस प्रकार हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त ने आर्यों की महानता का वर्णन करते हुए, वर्णन को लिखते हुए कहा है कि आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी। वह हमेशा परोपकार ही करना चाहते थे, उनके हृदय में परोपकार की प्रबल भावनाएं थी, उनके हृदय में हमेशा प्रबल भावनाएं थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए ही बोलता था, उनका जीवन हमेशा दूसरों की भलाई ही चाहता था, संसार के हित के लिए हमेशा कार्य करते थे। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे, यानी कि आर्य जो थे वो महान चरित्र के कर्मवीर पुत्र थे, कर्मवीर पुरुष थे, भारत वर्ष के सपूत थे आर्य, जिन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए, मानवता के हित के लिए हमेशा जन्म लिया। वह आज अपने देश की दशा को देखकर, मानवता की दशा को देखकर निष्क्रिय नहीं बैठ सकते। इन पंक्तियों के साथ ये कविता समाप्त होती है। पाठ के अंत में अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनकी हम चर्चा क्रम से कर लेते हैं। पहले आपको जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास में, स्वाध्याय में जो दिए गए हैं, वो 1-2 वाक्यों में लिखने के लिए होते हैं। पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूं। पहला प्रश्न में लिखा है कि पहला प्रश्न है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? पहला प्रश्न है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? तो इसके उत्तर आपको लिखना है, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, तो उसमें लिखेंगे आप, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदी, जहाँ नदियां बहती हैं, इस वजह से भारतवर्ष को प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कहा है। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? वृद्ध का तात्पर्य है बूढ़ा क्यों कहा गया है? भारतवर्ष को वृद्ध इसलिए कहा गया है कि भारत जो है, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, सबसे प्राचीन देश है, इस वजह से भारत को वृद्ध कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहां से किया? तो कविता में मैंने बताया था, विधाता यानी कि ब्रह्मा ने, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने नर सृष्टि का, नर का, इंसान की रचना भारतवर्ष से की थी। कहां से की थी? भारतवर्ष से की थी, यानी भारत से की थी। अगला प्रश्न है, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? मैंने बताया था, आर्य जो हैं वे सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल के आचार्य थे। पाठ की अंतिम पंक्तियों में बताया था मैंने आपको कि विद्या, सभी प्रकार की विद्या और कला कौशल के वे आचार्य थे, आर्य उनके आचार्य थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जा रही है? तो आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जा रही है? तो कविता की पंक्तियां थी कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। पंक्तियां कविता की थी कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। अधोगति मतलब, अधोगति का तात्पर्य था दयनीय अवस्था में, दुर्गति में। तो आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है।
दयनीय अवस्था में जी रही है। फिर अगला प्रश्न संख्या है 6 कि आर्यों की क्या क्या विशेषताएं रहीं। आर्यों की विशेषता का वर्णन आपको यहाँ इस प्रश्न में करना है, क्योंकि आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है 1 या 2 पंक्तियों में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते थे, अपने हित से ज्यादा दूसरों के हित को महत्व देते थे, वे मोह से दूर रहते थे और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते थे। वे निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न जो है उनका उत्तर आपको 5 से 6 पंक्तियों में लिखना होता है। उनमें से पहला प्रश्न है कि गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसका उत्तर होगा, गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भारत ही संसार का सरदार है, इस संसार में भारत ही श्रेष्ठ है। और कहते हैं भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला यही भारतवर्ष ही सबसे पहला भंडार है, और ब्रह्मा ने, ईश्वर ने मानव की रचना सबसे पहले भारतवर्ष में ही की थी। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के गौरव का व्याख्यान किया है, भारत के गौरव को बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं। तो कविता में मैंने आपको बताया था कि भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं। तो भारतवासी यानी कि आर्य, आर्य किस किस के आचार्य थे, कला कौशल के और विद्या के, सभी विद्याओं के कला कौशल के आचार्य थे। तो इसका प्रश्न हम इस प्रकार लिखेंगे, गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे अग्रणी थे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति काफी दयनीय है। प्रगति की दौड़ में वे पूरी तरह पिछड़ गए हैं। आज आर्यों की संतानें प्रगति की दौड़ में बुरी तरह से परास्त हो चुकी हैं, यानी वो बहुत बुरी तरह से पिछड़ चुके हैं, पीछे जा चुके हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। उनके जो आर्य थे जिन्हें विद्या कला कौशल के आचार्य माना जाता था, जिनके आदर्शों पर चलकर भारतवर्ष श्रेष्ठ बना था, इस संसार में भारतवर्ष को सिरमौर कहा जाता था, उनके आदर्शों को आज भी उनकी संतानें भूली नहीं हैं। इन पंक्तियों के साथ मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतवासियों के बारे में ये बात बताई। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों के बारे में मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। प्रश्न कुछ इस प्रकार रहता है कि योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, रिक्त स्थान दिया जाएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से जो उचित विकल्प होगा उसको वहां पे आपको भरना होता है। तो पहला है, भारत को रिक्त स्थान कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है। यहाँ आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋषि भूमि, तपोभूमि या वीर भूमि। तो कविता में कहा गया था भारत को ऋषि भूमि कहा गया है, तो भारत को ऋषि भूमि कहा गया, यानी कि इसका सही हो जाएगा ऋषि भूमि। नेक्स्ट है, वृद्ध भारतवर्षी संसार का क्या है, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। क्या है, सिरमौर है। नेक्स्ट है, विधि ने
किसका विस्तार भारतवर्ष में किया? विधि ने, ब्रह्मा ने, विधि ने नर सृष्टि का विस्तार भारतवर्ष में किया। अगला है, भारत के निवासी कौन थे? भारत के निवासी आर्य थे। और अंतिम रिक्त स्थानों में है, आर्यों की संतानें आज कैसी हो गई हैं? आर्यों की संतानें आज अधोगति हो गई हैं, वे दयनीय अवस्था में पहुंच गई हैं। अगला अभ्यास का अगला प्रश्न है, आपको क्या है? भाव स्पष्ट करना है। दो पंक्तियां, आपको पंक्तियां दी जाएंगी, उनका भाव स्पष्ट आपको करना होगा। पहला है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। लेखक मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सिरमौर का अर्थ होता है सरदार अथवा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ चरित्र वाला, जो सरदार हो। तो भारतवर्ष को सभी देशों का सरदार, सभी में श्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे अग्रणी था। भारत ने ही दुनिया की भिन्न भिन्न विद्याएं, कई विद्याएं सिखाई और कला कौशल का भी ज्ञान दिया। इस संसार ने ही, इस देश ने ही, इस भारतवर्ष ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। इस भारतवर्ष ने संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और महानता का संदेश देता है। इस क्षेत्र में भारतवर्ष को पूरी दुनिया भर में सराहा जाता है। अगला आशय स्पष्ट करने के लिए, भाव स्पष्ट करने के लिए अगली पंक्तियां हैं। भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार किसको कहा गया है? भगवान की भवभूतियां, सभी संपत्तियां का प्रथम भंडार भारतवर्ष को कहा गया है। इसको आप विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। फिर यहाँ आपको कुछ विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं, कुछ के पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे गए हैं। मैं इनको बता देता हूँ, आपको इनको याद कर लेना है। परीक्षा में हमेशा पर्यायवाची शब्द, विरुद्धार्थी शब्द ये आते ही रहते हैं, इसलिए आपको ये विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द याद कर लेना है। मैं क्रम से बता देता हूँ। अधोगति, अधोगति मैंने बताया था, अधोगति का तात्पर्य है दयनीय अवस्था। तो अधोगति का विलोम होगा ऊर्ध्वगति। अधोगति का विलोम शब्द होगा ऊर्ध्वगति। और वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। अब बूढ़ा का विलोम हो जाएगा युवा, यानी कि जवान। पुरातन, पुरातन का मतलब होता है प्राचीन। पुरातन का अर्थ होता है प्राचीन, पुराना। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा नूतन, यानी कि नया। अगला है प्रथम। प्रथम का अर्थ होता है पहला, और इसका हो जाएगा विलोम शब्द अंतिम। फिर है अगला शब्द है विस्तार। विस्तार का मतलब फैला हुआ। अब इसका विलोम शब्द हो जाएगा संकुचन। क्या हो जाएगा? संकुचन या संकुचित। संकुचित यानी कि सिकुड़ा हुआ, उसे कह सकते हैं संकुचन या संकुचित। फिर अगला शब्द है पुण्य भूमि। पुण्य भूमि, तो पुण्य भूमि का मतलब, पुण्य भूमि यानी कि पुण्य की भूमि, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा पाप भूमि। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाप भूमि हो जाएगा। फिर अगला शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष। उच्च का विलोम शब्द हो जाएगा निम्न। ये परीक्षाओं में आते रहते हैं, आपको इसको याद कर लेना है। फिर पूछते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब पर्यायवाची शब्द के लिए पहला शब्द आपका हिमालय, तो हिमालय को हिमगिरी कहते हैं। हिमालय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हिमगिरी। फिर गंगा का हो जाएगा भागीरथी। गिरी का हो जाएगा पर्वत। गिरी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पर्वत।
भूमि का हो जाएगा धरा, धरती, धरती या धरा, और विश्व का हो जाएगा संसार, और अंतिम पर्यायवाची पूछने के लिए अंतिम शब्द है मदिरा। मदिरा, मदिरा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, या मदिरा का अर्थ है शराब। मदिरा का पर्यायवाची शब्द है शराब। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। यहाँ कविता का अर्थ मैंने आपको बता दिया, उसके माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख लेने हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको स्वाध्याय में अभ्यास में मैं आपको बता चुका हूँ। इनके पर्यायवाची शब्द आपको याद कर लेने हैं, विरुद्धार्थी शब्द आपको याद कर लेने हैं। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी की इस कविता को हमने अच्छे से पढ़ा और देखा भारतवर्ष की जो दशा है, भारतवर्ष का जो पुराना इतिहास है, प्राचीन जो इतिहास है, उसके बारे में मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से इसका वर्णन किया, वर्तमान स्थिति को भी बताया और भविष्य की स्थिति को भी मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।